स्टूडेंट, मैं आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, इस विषम परिस्थिति में भी अपने घर में सुरक्षित होंगे। अब आप सबके स्वर्णिम उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज मैं 11th क्लास के मैथमेटिक्स का सिलेबस आप सबको पढ़ाने जा रहा हूं। आशा करता हूं आप लोग हर एक टॉपिक को ध्यान से समझने का, सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, समझ गए बात को। अब आ जाइए, आज हम पहले आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स का सिलेबस। मैथमेटिक्स का सिलेबस आखिर हम लोग जो पढ़ेंगे 11th के मैथमेटिक्स में, तो हम लोगों को पहले से मालूम होना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे। समझ गए बात को। तो पहले आज हम आपको सिलेबस बताएंगे। सिलेबस बताने के बाद एक एक चैप्टर को हम लोग धीरे धीरे सीखते रहेंगे। समझ गए बात को। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बने रहना होगा अभिमन्यु सर के साथ इसी चैनल पर। ठीक है, ओके। अब आ जाइए आज के सिलेबस में। सबसे पहले हम आपको सिलेबस लिखाएंगे भी, हमने लिखा है सिलेबस मैथमेटिक्स। ठीक है, यानी टोटल मैथमेटिक्स का सिलेबस हम आपको बताएंगे। उसमें से कुछ भाग को 11th में दे दिया गया, कुछ भाग को 12th में दे दिया गया। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हम 11th के मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ते हैं तो 12th का मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगा। समझ गए बात को। यानी 12th का जो मैथमेटिक्स है वो 11th के मैथमेटिक्स के लिए पूरा पूरा अधूरा है, बिना 11th के मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो आ जाइए पहले हम लोग इस चीज को देखते हैं कि हम लोग सिलेबस में क्या क्या पढ़ेंगे। सिलेबस मैथमेटिक्स। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए टॉपिक, कि आखिर हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। या सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टॉपिक। ठीक है, क्या क्या टॉपिक होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं टॉपिक में कौन कौन सा टॉपिक 11th में दे दिया गया है और कौन कौन सा टॉपिक 12th में दे दिया गया है। टॉपिक के बाद आप यहाँ लिखिए 11th। ठीक है, 11th लिख दिया। उसके बाद इसी सीधा में यहाँ पे आप लिखिए 12th। समझ गए बात को। तो टॉपिक 11th, उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे 12th। अब आ जाइए यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो टॉपिक 11th 12th हम लोग देखेंगे पूरा क्या क्या टॉपिक है, उसमें से क्या क्या 11th में दे दिया गया है और कौन कौन सा टॉपिक आपका 12th में दे दिया गया है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए, सबसे पहले हम लोग टॉपिक में आते हैं, जरा गौर करिएगा। सबसे पहला चैप्टर इस जो हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास का है ना। आप जैसे बुक खोलेंगे तो सबसे पहला चैप्टर आपको मिलेगा सेट, SET सेट, सेट थ्योरी। समझ गए, काफी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है। ठीक है, सेट थ्योरी ये सबसे पहला आपका टॉपिक है, सेट थ्योरी। ठीक है, 11th क्लास में सेट थ्योरी टोटल है, टोटल सेट थ्योरी 11th क्लास में ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग किस में पढ़ेंगे, इसका यूज हम लोग किस में पढ़ेंगे, 12th क्लास में। ध्यान दीजिएगा, सेट थ्योरी जो पहला चैप्टर है ये टोटल है 11th क्लास में, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग किस में पढ़ेंगे, 12th क्लास में। यानी अगर हमको सेट थ्योरी आएगा तो हमको 12th क्लास में पढ़ने में आसानी होगी, समझने में, सीखने में आसानी होगी। पहला बात। अब आ जाइए दूसरा चैप्टर। सेट थ्योरी के बाद जब दूसरा चैप्टर में हम लोग जाएंगे, दूसरा यूनिट, तो उसका नाम है, आप यहाँ लिखिए, दूसरा यूनिट का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। दूसरा यूनिट का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। यहाँ हम लिख भी रहे रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, ये रिलेशन एंड फंक्शन जो यूनिट है इसका इंट्रोडक्शन 11th क्लास में ही है। समझ गए बात को। एंड इसका पूरा इंट्रोडक्शन 11th क्लास में है। ठीक है, जैसे आप रिलेशन में जब जाओगे तो रिलेशन का डिफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, ये चारों आप 11th क्लास में ही पढ़ लीजिएगा। सिर्फ आप 12th में स्पेशल पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर फंक्शन में देखो, फंक्शन का टोटल फंक्शन आप 11th क्लास में पढ़ लेंगे, है ना। मात्र आपको 4 टाइप ऑफ फंक्शन, 1-1 फंक्शन, मिनी 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, 1-1 ऑन टू फंक्शन, ये 4 आपको 12th क्लास में पढ़ना है। समझ गए, यानी ज्यादा आपको कहां पढ़ना है, 11th में। ठीक है, और 11th में रिलेशन एंड फंक्शन का पूरा इंट्रोडक्शन है, पूरा आइडिया है, डिफिनेशन है, टाइप्स है, और 12th क्लास में भी फंक्शन है। 12th क्लास जैसे जाओगे तो 12th क्लास का जैसे आप बुक खोलोगे तो 12th क्लास का पहला चैप्टर देखिए, हम ये 12th क्लास का बुक खोलते हैं। ठीक है, देखिए 12th क्लास का जैसे आप बुक खोलोगे आपको लगेगा कि सर 12th क्लास का पहला चैप्टर में देखिए रिलेशन,
लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो आप जो रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन 11th क्लास में पढ़ोगे तो टोटल हम लोग किस में पढ़ेंगे, 12th क्लास में। और आपको बता दे टोटल 12th क्लास में आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, और बोर्ड परीक्षा के अनुसार से बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों में 3 मार्क्स का यह पूछा जाता है। यहाँ लिख भी दिए हैं 10 मार्क्स, समझ गए। रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, ठीक है। अब तीसरा में आओ, रिलेशन एंड फंक्शन के बाद तीसरा आपका है ट्रिगोनोमेट्री। क्या नाम है, ट्रिगोनोमेट्री। आपको बता दें ये जो आपका ट्रिगोनोमेट्री है, ध्यान दीजिएगा, टोटल ट्रिगोनोमेट्री आपका 11th क्लास में है। टोटल, समझ गए। आपको लगेगा कि ज्यादा सिलेबस 11th में, ज्यादा इंपॉर्टेंट सिलेबस 11th का है, 12th का आसान सिलेबस है 11th की अपेक्षा। तो ट्रिगोनोमेट्री टोटल 11th क्लास में है ना। चाहे वो एंगल का कॉन्सेप्ट हो, ठीक है, चाहे वो आपका साइन कॉस टेन का कंसेप्ट हो, चाहे आपका सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल हो, है ना, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन एंगल हो, कंपाउंड एंगल हो, मल्टीपल एंगल हो, सम मल्टीपल एंगल हो, टोटल आपका 11th क्लास में दिया हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। मात्र ट्रिगोनोमेट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 12th क्लास में एक्सरसाइज 4.1 में दिया हुआ है। तो 12th क्लास में मात्र एक चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री का जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या नाम है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। याद रखना, समझ गए बात को, ठीक है। तो टोटल ट्रिगोनोमेट्री आप किस में पढ़ेंगे, 11th क्लास में। टोटल ट्रिगोनोमेट्री किस में पढ़ेंगे, 11th क्लास में। और मात्र एक चैप्टर आपको दिया हुआ है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कौन सा क्लास में, 12th क्लास में। जान लो मेरे भाई। अब आ जाइए, ट्रिगोनोमेट्री आपने पढ़ लिया, आगे हम लोग चैप्टर सब के बारे में जानेंगे। चौथा देखिए, चौथा आपका है ट्रिगोनोमेट्री के बाद, लिखिए चौथा है ना, कैलकुलस। कैलकुलस आपको बता दें भैया, जब आप कैलकुलस में जाओगे तो कैलकुलस में मात्र 2 चैप्टर है। एक का नाम है लिमिट, ये दोनों इंट्रोडक्शन चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। अगर ये दोनों चैप्टर नहीं पढ़े तो इसके बाद कैलकुलस का चीज आपको समझ में नहीं आएगा। तो लिमिट और डिफरेंशिएशन, लिमिट और डिफरेंशिएशन, ध्यान दीजिएगा, ये लिमिट और डिफरेंशिएशन, ये 2 चैप्टर जो बेसिक चैप्टर है कैलकुलस का, ये दोनों चैप्टर आपका 11th क्लास में दिया हुआ है। आपको बड़ा सुंदर लगेगा कि अगर आप 11th के, अगर आप मैथमेटिक्स के, है ना, अगर हम कंपटीशन का बात करें, IIT-JEE का बात करें, अगर आप कंपटीशन का मैथमेटिक्स बनाना चाहते हैं तो उसका बेस आपको 11th क्लास में ही मिलेगा। कैलकुलस समझना चाहते हैं तो 11th क्लास से ही समझना पड़ेगा, क्योंकि आप लिमिट और डिफरेंशिएशन ये 2 चीज 11th क्लास में सीखोगे कैलकुलस का। इसके बाद हम लोग टोटल कैलकुलस किसमें पढ़ेंगे, आप जान लीजिए, टोटल हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में। और बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों के सिलेबस के मुताबिक से 44 मार्क्स का रहता है 12th क्लास में। यहाँ हमने लिख दिया, ठीक है। तो कैलकुलस में 2 बेसिक चैप्टर जो है, जो सबसे मूल चैप्टर है लिमिट और डिफरेंशिएशन, ये कहाँ पे आपका दिया हुआ है, 11th क्लास में दिया हुआ है। बाकी टोटल कैलकुलस आपका 12th क्लास में है। 12th क्लास में सबसे ज्यादा कैलकुलस ही है, लगभग 44 मार्क्स का। आप कह सकते हैं आधा आधी कैलकुलस ही है। पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस, पूरा इंटीग्रल कैलकुलस, टोटल आपका 12th क्लास में कैलकुलस का दिया हुआ है, ठीक है। और मात्र एक चैप्टर लिमिट और एक डिफरेंशिएशन। लिमिट भी पढ़ोगे, साथ ही साथ आप लिमिट का एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट भी पढ़ोगे, है ना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपका, है ना। आप लिमिट स्टैंडर्ड फॉर्म का कंसेप्ट भी पढ़िएगा। आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, लेकिन डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आप 11th क्लास में पढ़ोगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, समझ गए बात को। तो 12th क्लास में जब आप रहोगे तो साइन का डेरिवेटिव आप डायरेक्ट कॉस लिखोगे। 12th में आप ये नहीं सीखोगे कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता कैसे है, लेकिन साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कैसी होता है, इसका आंसर आपको 11th क्लास में मिलेगा। x का पावर n का डेरिवेटिव होता है nx टू द पावर n माइनस 1, कैसी होता है, इसका आंसर आपको 11th में मिलेगा। e का पावर x का डेरिवेटिव होता है e का पावर x, इसका आंसर आपको 11th में मिलेगा। 10x का dc होता है sec स्क्वायर x, इसका आंसर आपको 11th में मिलेगा। 11th में आप एक चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। वहां पर आप हर एक फंक्शन का ये डेरिवेटिव होता है, कैसे होता है, इसका प्रूफ पढ़ेंगे, समझ गए। इसलिए 11th का जो कैलकुलस है
काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए बात को। बाकी टोटल कैलकुलस तो हम लोग 12th में पढ़ेंगे ही, लेकिन ये पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों समझा रहेगा, इसको समझाने में हमको कोई समस्या नहीं होती है। समझ गए। अब आइए, अब लिखिए 5 नंबर, लिखिए अलजेब्रा। आपको बता दें अलजेब्रा का भी देखिए, अलजेब्रा एक यूनिट है। ठीक है, अलजेब्रा का टोटल चैप्टर 11th क्लास में दिया हुआ है। टोटल चैप्टर, अब सोचो कितना चैप्टर है। आपको सुनिएगा एक बार, सुन लीजिए अलजेब्रा में क्या सब है 11th क्लास में। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर पहला चैप्टर। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा लीनियर इनइक्वेशन। चौथा परमुटेशन कॉम्बिनेशन। पांचवा बाइनोमियल थ्योरम। छठा सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में ही आता है एपी, जीपी, एचपी। समझ गए बात को। पांचवा उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये इतना सारा चैप्टर हम लोग 11th क्लास के अलजेब्रा में पढ़ेंगे, इसलिए हमने लिखा अलजेब्रा में टोटल 11th क्लास में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? 11th क्लास में। और अलजेब्रा का जो एकमात्र चैप्टर है जिसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, आपको बता दें वो दिया गया है 12th क्लास में, जिसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ये एक चीज मात्र आपका दिया हुआ है 12th क्लास में, ये पूछा जाता है 13 मार्क्स का, बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि टोटल अलजेब्रा भी आपका 11th क्लास में दिया हुआ है, और अलजेब्रा का एक चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट 12th क्लास में दिया हुआ है। 11th में आपने देखा कितना चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इनइक्वेशन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, बाइनोमियल थ्योरम है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। इतना सारा चैप्टर आप 11th क्लास के अलजेब्रा में पढ़ेंगे, और अलजेब्रा का मात्र एक चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आपको 12th क्लास में दिया हुआ है। समझ गए बात को। इसलिए आप देख रहे हैं क्या अभी तक आप देख रहे हैं कि 11th क्लास का जो मैथमेटिक्स है वो 12th की अपेक्षा ज्यादा उन्नत है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा चैप्टर है। समझ गए बात को। ठीक है, आ जाइए, आपने देख लिया ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस, अलजेब्रा। अब आ जाइए, लिखिए छठा अलजेब्रा के बाद आप लिखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप थोड़ा सा 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, हमको विश्वास है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। 2D ज्योमेट्री भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो 10th क्लास में भी थोड़ा सा था। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप टोटल पढ़ोगे 11th क्लास में। अब देखो कितना सुंदर बात है, ज्यादा टोटल 11th में ही है ना। टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th क्लास में है। चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक चैप्टर पढ़िए, स्ट्रेट लाइन पढ़िए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़िए, कॉनिक सेक्शन पढ़िए। कॉनिक सेक्शन में आएगा सर्किल, पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सारा का सारा चैप्टर आपको दिया हुआ 11th क्लास में। अब आप कहोगे सर 11th में दिया हुआ, 12th में क्या काम? भैया 12th में बहुत ज्यादा काम। जब आप 12th का चैप्टर पढ़ोगे आपको लगेगा कि पल 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 11th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप 12th में चलोगे रास्ते में तो हर पल आपको किसकी आवश्यकता होगी? 11th की। ठीक है, कदम कदम पे आपको 11th की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसलिए 11th के मैथमेटिक्स को पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th के मैथमेटिक्स को अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो 12th के मैथमेटिक्स में आप अच्छा से नहीं चल पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, कई जगह आपको काम देगा। टेंजेंट और नॉर्मल चैप्टर हो 12th का, चाहे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हो, है ना, हर जगह आपको उसका जरूरत होगा। अब मान लीजिए सर्किल, पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। अगर सर्किल, पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला का ग्राफ नहीं आता होगा स्टूडेंट को, तो वो स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएगा? वो 12th क्लास का वो स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन कैसे बना पाएगा? समझ गए बात को। यानी हम बोलना चाहते हैं अगर 11th क्लास का ये सब चीज आपको नहीं आएगा तो 12th क्लास आपके लिए कठिन हो जाएगा, और अगर ये सब आएगा तो आपके लिए 12th क्लास चुटकी का काम है। समझ गए बात को। आइए, तो हमने आपको बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टोटल हम लोग पढ़ेंगे किसमें? 11th क्लास में। अब कहोगे तब 12th में क्या करेंगे? तो 12th में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो 11th में पढ़ेंगे, इसका प्रयोग किसमें होगा? 12th में। अब आप कल्पना करो इसको 11th में आगे पढ़वे नहीं करेगा, कोई ऐसा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छुबे नहीं करेगा, पढ़वे नहीं करेगा, बताओ 12th में कैसे समझ में आएगा? तब 12th में समझ में नहीं आएगा तो किसका दिक्कत है? दिक्कत है ना 11th का।
स्टूडेंट का, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टोटल हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में, उसका प्रयोग हम लोग किस में पढ़ेंगे, 12th क्लास में, ठीक है। चलिए लिख चुके हैं। अब आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद लिखिए 7 नंबर में, ठीक है। आप यहां लिखिए वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री का मतलब हुआ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। देखो जब आप 11th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़िएगा तो 11th क्लास के मैथमेटिक्स में ही आप पढ़ लीजिएगा 3D, ठीक है। ये देखिए ये जो वेक्टर और 3D है, तो वेक्टर आप पढ़िएगा 11th क्लास के फिजिक्स में। जब आप 11th क्लास का फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको फिजिक्स में सर वेक्टर पढ़ाएंगे 11th में, ठीक है। और ये जो 3D ज्योमेट्री है ये आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाई होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री आपका दिया हुआ है 11th क्लास के सिलेबस में, ठीक है। तो वेक्टर एंड 3D का इंट्रोडक्शन आपको 11th क्लास में ही मिल जाएगा। और ये इंट्रोडक्शन आपको कहाँ पे मिल जाएगा, 11th क्लास में। चूंकि 11th क्लास का सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री, यानी 3D का इंट्रोडक्शन आपको कहाँ मिल जाएगा, 12th क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। वेक्टर 11th में मिल जाएगा। वेक्टर का इंट्रोडक्शन आपको कहाँ मिल जाएगा, 11th में मिल जाएगा। लेकिन अगर टोटल पढ़ने की बात होगी तो सोचिए टोटल वेक्टर और 3D हम लोग कौन सा क्लास में पढ़ेंगे, ये हम लोग टोटल पढ़ेंगे 12th क्लास में। और ये कितना मार्क्स का होगा, 17 मार्क्स का होता है बोर्ड में, जान लो मेरे भाई। वेक्टर एंड 3D कुल मिला के 17 मार्क्स का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के कितना मार्क्स का पूछा जाएगा, 17 मार्क्स का 17 नंबर का पूछा जाएगा वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन 11th क्लास में, टोटल 17 मार्क्स का पूछा जाएगा 12th क्लास में। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। 12th क्लास में खासतौर पे जब इसको आप पढ़ोगे उसमें आपको ज्यादा आनंद आएगा। 11th क्लास में उसका पूरा बेसिक आइडिया, अगर 11th से बेसिक आइडिया क्लियर होगा तो 12th के समझने में आपको परेशानी होगी ही नहीं, ठीक है, ठीक है। और यही 11th में नहीं पढ़ा रहेगा तो 12th क्लास में माथा नोचेगा, है ना। इसलिए 11th में क्यों नहीं सीख लेंगे, बेसिक को सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं। ओके, अब आ जाइए 3D ज्योमेट्री हमने सीखा। 3D ज्योमेट्री के बाद यहाँ पे आप लिखिए एक चैप्टर 8, एक चैप्टर का नाम लिखो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं LPP, ग्राफिकल चैप्टर। अगर आप 12th क्लास का क्वेश्चन पलटाओगे कभी, मान लो जब आप बोर्ड का परीक्षा देंगे तो आप देखेंगे हर बार एक क्वेश्चन पूछता है सॉल्व ग्राफिकली, ग्राफ के विधि से हल करें, ठीक है। समझ गए बात को। हर एक बार एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछता ही, एक ऑब्जेक्टिव शॉर्ट में पूछ देता है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP, ये 11th क्लास में भी दिया हुआ है। 11th क्लास के अलजेब्रा में ये चैप्टर दिया हुआ है। 11th क्लास के अलजेब्रा में एक चैप्टर है जिसका नाम है लीनियर इनइक्वेशन। आपको बता दे लीनियर इनइक्वेशन, जो आप कंसेप्ट पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वेशन में, वही कंसेप्ट आप पढ़ेंगे 12th के लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। इसलिए हमने लिखा कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम चैप्टर जो है, समझ गए, ये 12th के बोर्ड में पूछता है, लेकिन इसका बेसिक सारा आइडिया या तो आप कह सकते टोटल आप किस में पढ़ोगे, 11th क्लास में पढ़ोगे। इसलिए हम यहां लिख देते हैं इसका इंट्रोडक्शन किसमें आप करोगे, 11th क्लास में। और टोटल आप कहां पे पढ़ोगे, 12th क्लास में। कितना मार्क्स का पढ़ोगे, तो 6 मार्क्स का पढ़ेंगे। बोलो भैया कितना मार्क्स का पढ़ेंगे, 6 मार्क्स का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। जरा गौर करना, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ गए। इसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ग्राफिकल चैप्टर है, ग्राफिकल चैप्टर है। बड़ी मजा आएगा आपको बनाने में, पढ़ने में। 11th में ही आप पढ़ लोगे लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर में। किसी सिनाग अनुसार से जाओगे तो एक्सरसाइज 13.1 से 13.5 तक में ये एक्सरसाइज दिया हुआ है। और 12th क्लास में आप पढ़ोगे ही LPP, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, अब आ जाइए यहाँ पर हम लोग समझा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बाद एक चैप्टर
जाना पहचाना नाम है। नाम आपने सुना होगा, क्या सुना होगा? नाम आपने सुना होगा, प्रोबेबिलिटी सुना है। एक सिक्का को उछाला, हेड आने की संभावना 1/2। एक सिक्का को उछाला, टेल आने की संभावना 1/2। एक पासा को फेंका, 4 आने की संभावना 1/6। एक पासा को फेंका, 2 आने की संभावना 1/6। क्यों? क्योंकि पासा में 2 क्या ठो होता है? 1 ठो। और कुल कितना आउटकम्स होता है? 6 ठो। तो 2 आने की संभावना 1/6, 3 आने की संभावना 1/6, 4 आने की संभावना 1/6। सिक्का को उछाला, हेड आने की संभावना 1/2। ये सब क्या है? ये सब प्रायिकता है, ये सब प्रोबेबिलिटी है, ये सब साइंस ऑफ लॉजिक है। ये हम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा है। पढ़ाई कि नहीं पढ़ा है? ये हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है मेरे भाई। यस, पढ़ा है। अब आज उसको हम 11th क्लास में भी पढ़ने जा रहे हैं और आपको जान के खुशी होगी, इतनी खुशी होगी जितनी खुशी आज से पहले नहीं हुई थी। क्या कि जो हमने 10th में पढ़ा है वो आज हम 11th में भी पढ़ेंगे और वो हम कल 12th में भी पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी 12th क्लास में भी है, 10 मार्क्स का पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ उसमें नया चीज रहता है, जैसे आप उसमें बेस थ्योरम पढ़ोगे, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, बर्नौलीज ट्रायल पढ़ोगे, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का उसमें यूज है। तो ये सब आपको छोटा चीज, इसमें नया चीज भी पढ़ेंगे। समझ गए बात को? लेकिन साथ ही साथ जो आपने 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़ा वही बेसिक है, वही 11th में है। समझ गए? और थोड़ा उससे बढ़ा देंगे तो 12th में है, ठीक है। इसलिए हमने लिखा, यहाँ पे आप लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी, 9 नंबर में लिखते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर। ये जो आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, इसका इंट्रोडक्शन किसमें है? इंट्रोडक्शन 11th क्लास में है। और टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोगों को कहां देखने के लिए मिलेगा? 12th क्लास में मिलेगा। कितना मार्क्स का मिलेगा? 10 मार्क्स का मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 11th क्लास से समझा रहेगा तो आपको बता दें, आपको 12th क्लास को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। और यहीं से नहीं समझा रहेगा तो आप कल्पना कर लीजिए कितनी परेशानी होगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी भी आप समझ गए, ठीक है। अब एक चैप्टर आइए, एक आध छोटा चैप्टर है, लिखिए आप यहाँ पे 10 नंबर में आप लिखिए इनफिनाइट सीरीज आपको मिलेगा किसमें? 11th क्लास में। ये आपको टोटल मिलेगा 11th क्लास में। अब कहोगे 12th में क्या करेंगे? 12th में हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। इनफिनाइट सीरीज लिख लिया आपने। उसके बाद आप देखो, इनफिनाइट सीरीज आपको टोटल मिलेगा किसमें? 11th क्लास में। इसका प्रयोग आप किसमें करोगे? 12th में। ऐसा कोई चैप्टर 11th का है ही नहीं जिसका प्रयोग 12th में नहीं हो, है ना। प्रयोग सबका है, उपयोग सबका है, इसलिए 11th क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। जरा गौर करना मेरे भैया, ठीक है। अब आप लिखिए इनफिनाइट सीरीज के बाद 11 नंबर में लिख लीजिए, ठीक है। इसका नाम लिखिए मैथमेटिकल मॉडलिंग। ये भी आपको कहां मिलेगा? टोटल मिलेगा 11th क्लास में। प्रयोग कहां मिलेगा? 12th क्लास में, ठीक है। एक बार हमारा नंबर, आखिरी टॉपिक आप लिखो स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। शायद स्टैटिस्टिक्स आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना? फिर से लिख देते हैं, ये आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं और ये आप टोटल पढ़ोगे 11th क्लास में। इसका प्रयोग भी बहुत कम होता है 12th में, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का, लेकिन कुछ तो होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिया प्रयोग, ठीक है। ये आप पढ़ोगे खासतौर पे 12th क्लास के प्रोबेबिलिटी में। जब आप लास्ट में जाओगे ना तो उसमें आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, उसमें पढ़ोगे आप, है ना, वेरिएंस के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रयोग होगा, तो इसलिए हमने लिखा स्टैटिस्टिक्स। टोटल कहाँ है? 11th में। प्रयोग किस में है? 12th में। आप ये देखो कि 11th का कितना सारा टॉपिक है। देखो, ये सेट थ्योरी टोटल, प्रयोग 12th में। ट्रिग्नोमेट्री टोटल, प्रयोग 12th में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साथ ही साथ आपको हम बता दें
यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री लिखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साथ ही साथ भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत ज्यादा है। अगर कोई भी आदमी 11th 12th के मैथमेटिक्स को मजबूत करना चाहता है तो उसको 11th का जो ट्रिग्नोमेट्री है ये इसको भयानक करना होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि 12th में आपका कैलकुलस है। और आपको बता दें, कोई भी आदमी बिना ट्रिग्नोमेट्री के कैलकुलस को अच्छी तरीका से सीख नहीं सकता जब तक आपका ट्रिग्नोमेट्री पे पकड़ नहीं होगा। जब तक आपका ट्रिग्नोमेट्री पे पकड़ नहीं होगा तब तक आपको कैलकुलस समझ में नहीं आएगा। ध्यान देना मेरे भैया, इसलिए हम बोलना चाहते हैं कि 11th क्लास काफी इंपॉर्टेंट है 12th के रिस्पेक्ट में। ओके, सो आप इस बात को ध्यान में रखिए, ट्रिग्नोमेट्री भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला बात, उसके बाद देखिए 11th का सबसे लंबा टॉपिक आपको मिलेगा अलजेब्रा। ये आपको काफी टाइम लेगा 11th का अलजेब्रा, क्योंकि इसमें चैप्टर बहुत ज्यादा है। 11th क्लास का जो अलजेब्रा है इसमें देखो कितना चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सारा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लंबा लंबा चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको अलजेब्रा ही पढ़ाएंगे। सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे? अलजेब्रा, याद रखिएगा। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। अलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं, उसके बाद हम पढ़ाते हैं कैलकुलस, है ना, उसके बाद पढ़ाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चार जो है मूल स्तंभ है मैथमेटिक्स का। बाकी ये सब छोटा छोटा है, ये सब छोटा छोटा चीज है, समझ गए बात को? छोटा छोटा चीज होता है जो लास्ट में चलता है भोज में, ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा चीज है। लेकिन ये जो आप देखते हो खासतौर पे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब बड़ा बड़ा है ना। तो पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा, उसके बाद पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के जस्ट बाद हम आपको पढ़ाएंगे कैलकुलस, कैलकुलस के बाद हम आपको पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट 2D ज्योमेट्री है, इसके जस्ट बाद हम आपको पढ़ाएंगे 3D ज्योमेट्री। ये तो आप 11th क्लास के फिजिक्स में पढ़ेंगे और 12th के मैथमेटिक्स में हम टोटल पढ़ाएंगे वेक्टर, ठीक है। ऐसे यहाँ भी इंट्रोडक्शन आपको इसका मिल जाएगा। तो कोऑर्डिनेट के बाद आप पढ़ेंगे 3D ज्योमेट्री, है ना, उसके बाद धीरे धीरे ये सारा चैप्टर छोटा छोटा चैप्टर हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। समझ गए बात को? तो आपको दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कृपया आप इसको एक बार तेजी से लिख लें प्लीज। लिख पाए सब? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। हो पाया? लिख पाए सब? विश्वास करते हैं इसको लिख चुके हैं आप? क्या लिख चुके हैं?
ठीक है, आपको हमने टोटल सिलेबस मैथमेटिक्स का बताया। अब विश्वास करते हैं इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि हमको क्या क्या पढ़ना है। अब कल का जो क्लास होगा वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहां से कल से आपको हम अलजेब्रा का पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। समझ गए बात को? इसलिए आप रेगुलर रहिएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। समझ गए? ठीक है। और अगर आप बुक का बात सोचेंगे तो आप 2 बुक ले लीजिएगा, ठीक है। एक आप किताब ले लीजिएगा केसी सिन्हा का रस्तोगी पब्लिकेशन का, केसी सिन्हा रस्तोगी पब्लिकेशन का। दूसरा एनसीईआरटी, तत्काल आप ये 2 बुक ले सकते हैं, एक केसी सिन्हा का, एक एनसीईआरटी। फिर जैसा आवश्यकता होगा उसके अनुसार से हम आपको कहते जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। समझ गए? अब आपको क्या करना है, ये जो आपका यूट्यूब चैनल है इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और फ्रेंड्स तक जल्दी इसको शेयर करके बताना है कि इस चैनल से लगातार मैथमेटिक्स का क्लास होता रहेगा। जो लोग अभी नहीं जान पाए हैं कृपया आप उन तक ये संदेश पहुंचा दें, ठीक है। विश्वास करते हैं आपका भविष्य उज्जवल होगा, ठीक है। आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, मंगल कामनाएं। आप सब खूब पढ़े, आगे बढ़े, है ना। विषम परिस्थिति को भी एक माने आप कह सकते हैं कि अवसर में आप तब्दील कर सकते हैं, है ना। है विषम परिस्थिति है, सबके लिए है, इसको अवसर में तब्दील करेंगे और घर में बैठ के भी खूब मेहनत से पढ़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि विषम परिस्थिति है तो नहीं पढ़ेंगे, इसमें भी खूब पढ़ेंगे, खूब मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स।